dear students, welcome to Manisha Verma Biology Tutorials. Today we will discuss osmoregulation, and in osmoregulation we will discuss what is osmolarity and what are types of organism. On basis of this osmolarity, you have studied about or heard about osmoregulators, osmoconformers. So all we will clear in today's topic. So first of all, what is osmoregulation? Osmoregulation. We have talked about osmoregulation in a previous video also. Again, I am telling you that what is osmoregulation? The term itself, it makes it clear. Osmoregulation, something related to osmosis. Osmosis means solvent movement, it is water movement. तो osmoregulation हमारा जो बॉडी का जो फ्लूइड है, फ्लूइड जो कंटेंट है हमारी बॉडी में, जो वाटर कंटेंट है उसको, और जो हमारी बॉडी में सॉल्ट्स हैं, जो आयंस हैं, उनको जो बैलेंस करती है प्रोसेस, उसको कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन. तो व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन? maintenance of salt and water balance of the body. Maintenance of salt and water balance of the body. You know, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जो बॉडी होती है उसमें बहुत तरह के रिएक्शंस जो है वो हमेशा होते रहते हैं. मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बहुत सारी होती रहती हैं. तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए हमें क्या चाहिए? बॉडी में एक स्टेडी स्टेट चाहिए. स्टेडी मीन्स एक बैलेंस स्टेट चाहिए, ताकि जो रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रही हैं वो जो है एक प्रॉपर मैनर में हो सके. तो ये ऑस्मोरेगुलेशन का प्रोसेस क्या करता है? जो हमारे जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उनको बैलेंस बना के उनका रखता है. तो इसलिए नेसेसरी हमारे पास ऑस्मोरेगुलेशन. और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो सॉल्ट और वाटर बैलेंस है, सॉल्ट बैलेंस भी हम कह सकते हैं, आयनिक बैलेंस भी हम कह सकते हैं. तो वाटर और आयनिक बैलेंस जो बॉडी का है वो कौन मेंटेन करता है? किडनीज मेंटेन करती हैं, या एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन्स होते हैं वो मेंटेन करते हैं. हाउ बाय कैसे करेंगे ये हम आगे आगे आने वाले टॉपिक्स जो है उसमें हमें क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से बॉडी जो है अगर एक्सेस आयंस हो कैसे उनको एक्सक्रीट कर देती है, कैसे वाटर का अपटेक करती है या वाटर को लीव करती है. तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन उस तरह से जो है ये बैलेंस जो है मेंटेन किया जाता है. तो ऑस्मोरेगुलेशन लार्जली डिपेंड्स अपॉन अ प्रोसेस ऑस्मोसिस. सो व्हाट इज ऑस्मोसिस? So osmosis is simply movement of solvent. What is osmosis? This is movement of solvent. The solvent, generally it is water. Movement of solvent from its higher concentration to लोअर कंसंट्रेशन. तो सॉल्वेंट जो है कहां से मूव करता है? जहां उसकी हायर कंसंट्रेशन होगी टूवर्ड्स वहां जहां उसकी लोअर कंसंट्रेशन है. तो दूसरी लैंग्वेज में, अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो हायर कंसंट्रेशन वाटर की कहाँ होगी? जहां सोल्यूशन जो है वो डाइल्यूट होगा. अगर आयंस की कंसंट्रेशन कम है, वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो उस सोल्यूशन को हम बोलेंगे डाइल्यूट. वैसे सोल्यूशन से वाटर की मूवमेंट होगी एक लोअर कंसंट्रेशन वाले सोल्यूशन की तरफ. तो लोअर कंसंट्रेशन वाटर की कैसे सोल्यूशन में होगी? जहां पर आयंस ज्यादा होंगे, वाटर कम होगा. तो अगर सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए हम लिखें तो हायर कंसंट्रेशन वाटर की होगी एक डाइल्यूट सोल्यूशन में, और लोअर कंसंट्रेशन होगी कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में. तो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऐसा जिसमें आयंस जो है वो ज्यादा है. तो सिंपल जो आपने एग्जांपल्स इसमें पढ़े भी होंगे ऑलरेडी, शुगर सोल्यूशन की हम बात करते हैं या सॉल्ट सोल्यूशन की बात करते हैं. तो ऑस्मोसिस में क्या होता है? देयर इज ओनली मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट. पर्टिकुलरली सिर्फ सॉल्वेंट की ही मूवमेंट होती है, और वो भी किसके थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कैसी होती है?
जो हमारी मेम्ब्रेन है, जैसी सेल मेम्ब्रेन होती है जिसमें कुछ आयंस जो है वो सिलेक्टिव जो आयंस हैं वो ही पास इन या आउट हो सकते हैं। सो यहाँ पर जो एक मेजर नेसेसिटी क्या है, movement of solvent that is water from its higher concentration to lower concentration when separated by a semi permeable membrane, when separated by a semi permeable membrane। सो यहाँ पर जो ये हायर और लोअर कंसंट्रेशन है इसमें आप कंफ्यूज ना करें। डाइल्यूट सोल्यूशन, फॉर एग्जांपल कोई सोल्यूशन हमारे पास है, उसमें है 5% शुगर और 95% है उसमें वाटर। तो इसलिए मैंने इस सोल्यूशन को हायर कंसंट्रेशन इसलिए नहीं बोला कि आयंस की बात कर रही हूं मैं, यहाँ पे मैं पानी की बात कर रही हूँ, सॉल्वेंट की बात कर रही हूँ। तो 95% अगर वाटर है तो उसको कहेंगे हम कि इस सॉल्यूशन में वाटर की हायर कंसंट्रेशन है। तो वाटर जो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। तो दिस इज लाइक दिस। अब अगर फॉर एग्जांपल यहां पर मेरे पास है 15% शुगर और वाटर की परसेंटेज कितनी आई अब 85। तो यहां पर क्लियरली अब हम देख रहे हैं ये जो सोल्यूशन है हमारा, यहां पर वाटर ज्यादा है तो वाटर इसके ज्यादा अमाउंट से, सिंपल बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में, ज्यादा अमाउंट से कम अमाउंट की तरफ मूव करेगा जहां पर उसका अमाउंट कम है। तो जो ये सोल्यूशन है इसमें इसका अमाउंट कम है, तो हेंस वाटर विल मूव फ्रॉम हियर टू हियर। सो दिस इज ऑस्मोसिस। सो इसी तरह का मूवमेंट जो है, इसी बेसिस पर मूवमेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर भी। किस लिए? हमारी बॉडी के फ्लूइड्स को बैलेंस करने के लिए। क्योंकि हमारी बॉडी में जो है हमारे पास दो तरह के फ्लूइड्स होते हैं, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर फ्लूइड नाम से पता लग रहा है विद इन सेल जो फ्लूइड्स एग्जिस्ट करते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल से बाहर जितना भी फ्लूइड है, टिश्यू फ्लूइड है हमारा, और हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड जितने भी हैं, तो उन सब का बैलेंस मेंटेन करने के लिए हमारे पास होती है ऑस्मोरेगुलेशन, जो किस प्रिंसिपल पे काम करती है? ऑस्मोसिस पे। तो वाटर की जो मूवमेंट होती है हमारी बॉडी में, इट ऑल्सो अकर्स बाय ऑस्मोसिस, मीन्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ a higher concentration of water to a region of lower concentration of water. So basically हम ये कह सकते हैं कि in osmosis there is movement from a hypotonic solution, movement of solvent only. osmosis में सिर्फ solvent की movement होती है, तो movement होगी hypotonic solution से hypertonic solution। तो हाइपोटोनिक मीन्स ऐसा सोल्यूशन जिसकी टोनिसिटी, टोनिसिटी मीन्स आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो कम है। अगेन वही बात, इट विल बी अ डाइल्यूट सोल्यूशन और ये होगा एक स्ट्रॉन्ग या कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। तो दिस इज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, जो कि मैक्सिमम केसेस में होता है वाटर इन लिविंग सिस्टम्स। तो यह था हमारा ऑस्मोसिस। नाउ विल टॉक अबाउट वन मोर टर्म, दैट इज ऑस्मोलैरिटी। सो ऑस्मोलैरिटी तो अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो हमारी जो अंदर की बॉडी के अंदर की जो वाटर और आयंस की जो कंसंट्रेशन होती है उसको कहते हैं ऑस्मोलैरिटी। तो व्हाट इज ऑस्मोलैरिटी? इनर वाटर एंड आयनिक कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोलैरिटी। तो ये हम आगे देखेंगे कि कुछ ऑर्गेनिज्म की ऑस्मोलैरिटी जो है किस तरह वेरी करती है, कुछ की जो है ऑस्मोलैरिटी वो कांस्टेंट रहती है कुछ ऑर्गेनिज्म की, और कुछ ऑर्गेनिज्म की जो
ऑस्मोलैरिटी है। तो अब मैं अगर ऑस्मोलैरिटी टर्म यूज करूं आगे तो आपको क्लियर होना चाहिए कि मैं किस बारे में बात कर रही हूं, इनर वाटर एंड आयनिक कंसेंट्रेशन की। और ये जो वाटर और आयनिक कंसेंट्रेशन है, ये हम ऑस्मोलैरिटी जब हम टर्म यूज करते हैं तो टोटल सोल्यूट कंसेंट्रेशन per liter of the solution. So what is osmolarity? It is total solute concentration per liter of solution. तो 1 लीटर सोल्यूशन में सोल्यूट की कंसेंट्रेशन कितनी है उसे हम कहते हैं ऑस्मोलैरिटी। तो अब हम देखेंगे आगे कि ऑस्मोलैरिटी के बेसिस पर हम ऑर्गेनिजम्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं। सो ऑस्मोलैरिटी के बेसिस पर अगर हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करें तो ऑर्गेनिज्म हमारे पास होते हैं मेनली ऑफ 2 काइंड्स, ऑस्मो रेगुलेटर्स, osmoregulators and second are osmoconformers. So दोनों ही जो टर्म्स हैं सिंपल है टॉपिक, लेकिन फिर भी बच्चे कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो there are certain organisms which are osmoregulators and there are certain which are osmoconformers. तो सबसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं कि रेगुलेशन का मतलब क्या है और कंफर्म होने का मतलब क्या है। तो अगर मैं बात करूं रेगुलेट की, तो रेगुलेट का मतलब यहां पर सिंपली इतना है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी जो ऑस्मोलैरिटी है, अगेन ऑस्मोलैरिटी, व्हाट इज ऑस्मोलैरिटी, नाउ इट इज क्लियर टू यू, इट इज इनर वाटर एंड आयनिक कंसेंट्रेशन। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपनी ऑस्मोलैरिटी को एक जो है एक सेट रेंज में रखते हैं, एक सेट वैल्यू पर रखते हैं, वो जो है उनकी जो ऑस्मोलैरिटी वो फ्लक्चुएट नहीं होती। तो रेगुलेट करने वाले क्या होंगे, ऑर्गेनिजम्स विच maintain constant internal osmolarity. फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म की बात करें, मान लो हम किसी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो रेगुलेट करे, जो ऑस्मो रेगुलेटर होगा, वो चाहे फ्रेश वाटर में हो चाहे वो सी वाटर में हो, उसके अंदर की जो इंटरनल जो ऑस्मोलैरिटी है उसको वो एक सेट रेंज में ही रखेगा, वो उसको फ्लक्चुएट नहीं होने देगा। उसके लिए वो कोशिश करेगा, किस तरह से करेगा हम आगे अभी देखेंगे। तो जनरली जो है एक सिंपल जो आपने पैटर्न याद रखना है, रेगुलेट मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म विच मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल ऑस्मोलैरिटी, अंदर जो उनकी आयनिक कंसेंट्रेशन है, जो वाटर कंसेंट्रेशन है, उसको वो एक कांस्टेंट वैल्यू पर मेंटेन करते हैं। दूसरे हैं कन्फॉर्मर्स। तो कन्फॉर्मर्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, उनकी जो इंटरनल ऑस्मोलैरिटी होती है, दे एडजस्ट इट अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग्स। सो कन्फॉर्मर्स आर बेसिकली एडजस्टर्स, सो दे एडजस्ट देयर ऑस्मोलैरिटी according to the surroundings. तो जैसा उनकी सराउंडिंग होगी, जैसा उनका वातावरण होगा, उसी के हिसाब से, उसकी तरह ही उनके रंग में रंग जाएंगे वो, उसी के हिसाब से जो है वो अपनी ऑस्मोलैरिटी को उस तरह से उस रेंज में ले आएंगे जिस लोकेशन में, जिस एनवायरनमेंट में वो रहेंगे। तो अगर सेम एग्जांपल में यहाँ अप्लाई करूं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का, तो अगर जो ये ऑस्मो कन्फर्मर है, अगर वो फ्रेश वाटर में होंगे तो अपनी अंदर की जो ऑस्मोलैरिटी होगी, इंटरनल जो ऑस्मोलैरिटी होगी, उसको वो लगभग उसी लेवल में ले आएंगे जैसा बाहर फ्रेश वाटर की वाटर और आयनिक कंसेंट्रेशन है। उसी तरह से अगर उनको सी वाटर में डाल देंगे तो वो अपनी जो इंटरनल जो ऑस्मोलैरिटी है उसको सी वाटर के हिसाब से, उसी तरह से लगभग सी वाटर के जैसे ही उनकी इंटरनल कंडीशन जो है वो हो जाएगी।
ऐसा जो है रेगुलेटर्स के केस में नहीं होगा। तो दिस इज मेन डिफरेंस बिटवीन रेगुलेटर्स एंड कन्फॉर्मर्स। तो एक एग्जांपल से मैं आपको ये बता देती हूँ। ऑस्मो रेगुलेटर्स दे मेंटेन कांस्टेंट वाटर एंड आयनिक कंडीशंस। तो दूसरी तरफ ऑस्मो कन्फॉर्मर्स में हम क्या लिखेंगे? दे डू नॉट रिक्वायर टू एक्ट, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू जो है एक्टिवली वो एडजस्ट करें। उनका जो है पैसिवली अपने आप ही क्या होता है, जो ऑस्मोलैरिटी है वो सराउंडिंग्स की जैसी ही हो जाती है। तो दे डू नॉट मेंटेन कांस्टेंट वाटर एंड आयनिक कंसंट्रेशन। तो दूसरा जो हमारे पास डिफरेंस इनमें क्या हो जाएगा, जो these do not adjust according to their surroundings। ये जो है अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं, एडजस्ट अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग्स। अब ऑस्मो रेगुलेटर्स में हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद जो है हमें और ज्यादा क्लियर ये हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये कोई एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म हमारे पास है, तो ये है ऑस्मो रेगुलेटर। तो सपोज इसकी अंदर की जो आयनिक कंसंट्रेशन है वो है 16%। तो अब ये क्या करता है, ये अपनी जो इंटरनल जो कंडीशन है, इंटरनल जो ऑस्मोलैरिटी है, उसको हमेशा इस लेवल पर ही रखता है, बिकॉज इट इज अ ऑस्मो रेगुलेटर। ये अपना जो है कांस्टेंट एक एनवायरनमेंट बनाए रखता है। अब हमने इसे डाला फ्रेश वाटर में। अब फ्रेश वाटर जो होता है, फ्रेश वाटर में आयनिक कंसंट्रेशन लगभग है 5% के आसपास। तो अब यहां पर जो ये ऑर्गेनिज्म है, इसको दो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होगी, अब यहाँ पे बाहर जो आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो है 5%, बाकी 95% यहाँ पे क्या है, वाटर। फ्रेश वाटर मैं क्लियर कर दूं, किसको बोलते हैं, झील या दरिया या नदियां, इस तरह के पानी को हम बोलते हैं फ्रेश वाटर। तो अब यहाँ पर दो चीजें होंगी। एक चीज ये हो सकती है कि इस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के जो आयंस हैं वो बाहर आएंगे, पैसिव डिफ्यूजन से आएंगे। सिंपल बेसिक रूल यहाँ पे चल रहा है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। दूसरी प्रॉब्लम इसको क्या आएगी, बाहर जो है फ्रेश वाटर है, अंदर जो है वाटर की कंसंट्रेशन कम है, बाहर ज्यादा है। ऑस्मोसिस का रूल, सॉल्वेंट जो है वो मूव करता है फ्रॉम इट्स हाई टू लो। अंदर लो है वाटर की जो अमाउंट है और बाहर ज्यादा है। तो यहाँ पे दो प्रॉब्लम जो है इस ऑर्गेनिज्म को फेस करनी पड़ रही है। अब ऐसी सिचुएशन में ये अपनी ये जो इंटरनल जो ऑस्मोलैरिटी है उसको कैसे मेंटेन करेगा। तो दिस इज द आयन कंसंट्रेशन, आयंस, और 95% इज वाटर। सो यहाँ पर वाटर विल पास इन और सॉल्ट्स जो हैं वो आ रहे हैं बाहर। तो अब यहाँ पर इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे करेंगे ऑस्मो रेगुलेटर, यहाँ पर होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब जब कंसंट्रेशन के अगेंस्ट जो ट्रांसपोर्ट होता है तो उसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यूज होती है एनर्जी। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को जो है ऑस्मो रेगुलेटर कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो देर इज एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस। आयंस बाहर जा रहे हैं, ऑर्गेनिज्म इतने आयंस लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो यहां पर क्या होगा, एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस। तो पहली चीज
इस इंटरनल ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए क्या हुई, एक्टिव अब्जॉर्प्शन ऑफ आयन होगी। अब पानी जो है बहुत सारा अंदर जा रहा है, तो ये जो है अंदर के आयनिक बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकता है, तो इसलिए ऐसा जो ऑर्गेनिज्म होगा इट विल एक्सक्रीट लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाइल्यूट हाइपोटोनिक यूरिन, लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट या से हाइपोटोनिक, हाइपो मीन्स जिसकी लो टोन हो, डाइल्यूट, हाइपोटोनिक यूरिन। तो दो चीजें हो गई, अब एक्टिव अब्जॉर्प्शन हुई आइंस की और लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट हाइपोटोनिक यूरिन जो है वो एक्सक्रीट कर रहा है। सो तीसरी चीज ये क्या करेंगे, डू नॉट ड्रिंक वाटर। तो इस तरह से ये तीन प्रोसेसेस जो होंगी उससे जो है ये अपनी इंटरनल ऑस्मोलैरिटी को बरकरार रखेगा, मेंटेन रखेगा इसी रेंज में। तो यहां पर हम एक और डिफरेंस डाल सकते हैं कि ऑस्मोरेगुलेटर्स में जो क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है, एक्टिव अब्जॉर्प्शन यहां पर जरूर होता है। तो यहां पर हम लिख देते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। अब बात करते हैं इसी ऑर्गेनिज्म को, अब हम ले जाते हैं सपोज मेरीन वाटर में। सो अब यही ऑर्गेनिज्म को हमने सपोज रख दिया, इसकी इंटरनल जो आयनिक जो ऑस्मोलैरिटी जो है कंसेंट्रेशन वो अगेन 16%, अब हमने इसको डाल दिया सी वाटर में। अब ये तो ऑस्मोरेगुलेटर है तो इसको ये ही कंडीशन मेंटेन करनी है। तो सी वाटर में क्या होता है, जो आयनिक कंसेंट्रेशन होती है इट इज 30 to 35%, सो इट इज वेरी हाई एज कंपेयर टू फ्रेश वाटर। सी वाटर या मेरीन वाटर भी बोल सकते हैं। वाटर की कंसेंट्रेशन भी यहाँ पर क्या है हमारे पास, इट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू हियर। तो अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अब यहाँ आयंस का जो कंटेंट है वो ज्यादा है, तो यहां पर क्या होगा, आयंस विल पास इन, उल्टा हो रहा है यहां से, आयन कहो या सॉल्ट्स कहो, सिंपली आयंस विल पास इन एंड दिस ऑर्गेनिज्म विल स्टार्ट टू लूज वाटर। क्यों, क्योंकि अंदर है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, बाहर है हाइपरटोनिक, मींस आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा है, तो वाटर विल टेंड टू बैलेंस इट, तो बैलेंस करेगा और क्या होगा, यहां से जहां पानी का जो अमाउंट है वो ज्यादा है वहां से बाहर ये वाटर लूज करना शुरू कर देगा, H2O विल पास आउट। अब इस कंडीशन में भी क्या होगा, ऑर्गेनिज्म के लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, आइंस जो है इसके अंदर जो है जाते जा रहे हैं, पैसिवली हो रहा है ये सारा, अकॉर्डिंग टू बेसिक फिजिकल रूल्स ये हो रहा है, वाटर जो है इसकी बॉडी से लूज होता जा रहा है। अब इस सिचुएशन में ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, सो यहां पर क्या होगा हमारे पास, दिस ऑर्गेनिज्म इट विल एक्सक्रीट हाइपरटोनिक यूरिन, एक्सक्रीट हाइपरटोनिक यूरिन। तो अब जो थोड़ा थोड़ा जो ऑस्मो रेगुलेशन का जो प्रोसेस है आपको क्लियर हो रहा होगा, तो ये जो चीजें हैं वो किस लिए हो रही हैं, इंटरनल ऑस्मोलैरिटी को रेगुलेट करने के लिए। तो एक्सक्रीट हाइपरटोनिक यूरिन, हाइपरटोनिक यूरिन मींस ऐसा यूरिन जिसमें आयंस की जो मात्रा है वो ज्यादा है। क्यों, क्योंकि आयंस जो अंदर जाते जा रहे हैं, इट इज नेसेसरी दैट दे शुड बी रिमूव्ड, क्योंकि एक्सेस किसी भी चीज का हमें बॉडी में नहीं चाहिए। तो हाइपरटोनिक यूरिन एक्सक्रीट करेगा ये ऑर्गेनिज्म, और बिल्कुल लिटिल अमाउंट ऑफ यूरिन एक्सक्रीट करेगा, एंड इट विल ड्रिंक लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, और क्या करेगा ये एक्टिवली, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ये क्या करेगा, इट विल एक्टिवली पंप आउट द आयंस फ्रॉम इट्स बॉडी। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प लेके क्या करेगा, एक्टिवली पंप आउट द आयंस।
तो इन प्रोसेसेस को यूज करके ये जो ऑर्गेनिज्म है अपनी जो इंटरनल ऑस्मोलैरिटी है उसको एक कांस्टेंट वैल्यू पर मेंटेन करेगा। तो ये है कंडीशन हमारे पास ऑस्मो रेगुलेटर के साथ, क्योंकि कांस्टेंट आयनिक और वाटर कंडीशन इसने मेंटेन करनी है। और इसने इसमें किसकी हेल्प ली? एक्टिव एब्जॉर्प्शन की, और एक्टिव एब्जॉर्प्शन में लगती है एनर्जी। तो उसके साथ ही दूसरी तरफ ऑस्मो कन्फर्मर्स जो होते हैं उनका केस भी हम अभी देखेंगे। तो उसमें हम देखेंगे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ऑर्गेनिज्म की जो इंटरनल ऑस्मोलैरिटी वो पहले ही अपना क्या कर लेता है, एक बैलेंस जो है बाहर सराउंडिंग के साथ मेंटेन कर लेता है, जिसकी वजह से उसको जो है इन एक्स्ट्रा प्रोसेसेस की जरूरत जो है वो नहीं पड़ती। सो अब करते हैं बात कन्फर्मर्स की। तो कन्फर्मर्स में क्या होगा? अगेन जो है दो कंडीशन हम ले लेते हैं। तो कन्फर्मर जो है ये है सी वाटर। तो कंडीशन मैंने आपको बताई 30 to 35%। ये है फ्रेश वाटर, यहां पर हमारे पास आयनिक कंसेंट्रेशन है 5%। सपोज दिस इज कन्फर्मर, अभी इसकी आयनिक कंसेंट्रेशन जो है इंटरनल दैट इज 15%। तो अब यहाँ पर जब हमने इसको फ्रेश वाटर में डाल दिया तो ये क्या करेगा? सिंपली, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये सिंपली अपनी बॉडी में से आयंस को लूज करेगा। आयंस विल लीव, आयंस बॉडी में से निकलेंगे, और ये तब तक निकलेंगे जब तक बॉडी की जो कंडीशन है, इंटरनल जो ऑस्मोलैरिटी है, इसकी आयनिक कंसेंट्रेशन लगभग इतनी नहीं हो जाती, 6 to 7%। तो लगभग इसने क्या कर लिया? अपनी जो इंटरनल ऑस्मोलैरिटी है उसको एडजस्ट कर लिया, एग्जैक्ट बना दिया वैसा ही जैसे बाहर है। तो 5% है, इसके लगभग है। तो हेंस एज अ रिजल्ट अब आगे जो है ना कोई एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगा, आयंस जो है अपना बैलेंस जो इन्होंने बना लिया है, आइसोटोनिक एक कंडीशन यहाँ बन गई है। बाहर और अंदर की जो आयन और वाटर कंसंट्रेशन है वो लगभग बराबर है। तो यहाँ पर सिंपली इसने क्या किया? आयंस को रिलीज किया। तो ये देख लिया हमने एक केस इसका कि इसने कैसे एडजस्ट किया अपने आप को अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग्स। दूसरा केस, अब हमने इस ऑर्गेनिज्म को डाल दिया सी वाटर में। सी वाटर में आयनिक कंसेंट्रेशन है 30 to 35%। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं सी वाटर है 30 to 35% आयनिक कंसेंट्रेशन है। तो सिंपली यहाँ पर आयंस एंटर करेंगे उसी रूल के आधार पर, हाई टू लो कंसेंट्रेशन पे। अब कब तक मूव करेंगे? यहाँ पर जब तक हमारे पास इस तरह की कंडीशन नहीं बन जाती, 28 to 32%। इस तरह से जब यहाँ अपनी ऑस्मोलैरिटी को चेंज कर लेगा, अगेन यू नो अब हमारे पास बाहर और अंदर की जो कंसंट्रेशन है वो लगभग सेम है। तो यहाँ पर कोई भी मूवमेंट अब नहीं होगी। तो हमने देखा कि कन्फर्मर ने किस तरह से अपने आप को अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग जो एडजस्ट किया। तो आई होप अब जो है रेगुलेटर और कन्फर्मर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर होगा। So these are some examples in which are osmoregulators. So most vertebrates, जितने भी vertebrates होते हैं, they are strict osmoregulators. We human beings, man, we also are osmoregulators. तो उसी तरह से osmoconformers में हमारे पास example है all marine invertebrates, some freshwater invertebrates, and there is an exception. एक वर्टिब्रेट हमारे पास है मिक्जीन, जिसका जनरल जो नेम है, कॉमन नेम जो है दैट इज हैगफिश। दिस इज ऑल्सो अ ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑस्मो रेगुलेटर्स एंड ऑस्मो कन्फॉर्मर्स।